एक सुंदर गांव था। नाम था फूल गांव। उसी गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। ऋषि, उसकी मां रमा और उसकी पत्नी लक्ष्मी। परिवार की खुशियां और भी बढ़ गईं जब लक्ष्मी ने एक बच्चे को जन्म दिया। गांव भर में उत्सव जैसा माहौल था। हर कोई उस बच्चे को देखने और उसे आशीर्वाद देने आया। घर खुश। अचानक से वहां एक औरत आई। उसके आने से पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। बोलना, घर में खुशियां आई हैं और मुझे बुलाया भी नहीं। किसी को मेरी जरूरत नहीं है। पर एक दिन तुम लोगों को मेरी जरूरत याद आएगी, जब ये बच्चा 16 साल का होगा और हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। तब तुम मेरे ही पास आओगे। तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। तुम लोग पछताओगे। बच्चे को शाप देकर वह औरत वहां से चली जाती है। बेटा, तुम्हें उससे भगाना नहीं चाहिए था। कभी कभी लोगों की बातें सच भी हो जाती हैं। चिंता मत करो माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। कार्तिक अब स्कूल जाने लगा था। साथ ही उसकी एक छोटी बहन भी हो चुकी थी। दोनों भाई बहन खेलते कूदते बड़े हो रहे थे। देखते ही देखते कार्तिक 16 साल का होने वाला था। कल उसका 16वां जन्मदिन था और घर में सभी जन्मदिन की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन दादी के मन में कहीं ना कहीं एक अजीब सी चिंता बनी हुई थी। आप चिंता मत करिए माताजी, सब अच्छा होगा। कार्तिक, तुम अभी तक उठे नहीं? रोज तो जल्दी उठ जाते हो। चलो अब उठ जाओ, जल्दी। माँ जी, कार्तिक जाग ही नहीं रहा। मैं कब से उसे जगाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हुआ? आप लोग परेशान लग रहे हो। बेटा, कार्तिक उठ ही नहीं रहा। शेषा की बात सच हो गई। आज कार्तिक का 16वां जन्मदिन है और वो बेटा, तुम अभी जाकर शेषा से बात करो। माँ, आप चिंता मत करो। कार्तिक की तबीयत खराब हुई होगी। मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। बेटा, तुम शेषा को जानते नहीं हो। पूरा गांव उससे डरता है। माँ, मैं वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। माँ जी, ये शेषा सच में जादू करती है क्या? हाँ बेटा, शेषा जब छोटी थी तब उसे उसके परिवार ने घर से निकाल दिया था, क्योंकि वो काले जादू की किताब पढ़ती थी। उसने तो अपने ही पिता को कुएं में फेंक दिया था। तब से वह गांव के बाहर अकेली रहती है। सब उससे डरते हैं। कोई उसे अपने घर नहीं बुलाता। जल्द ही ऋषि वेद जी को ले आता है। वैद्य जी ध्यानपूर्वक कार्तिक की जांच करते हैं। कार्तिक का स्वास्थ्य तो ठीक लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये गहरी बेहोशी में है। अगर इसे जल्द होश नहीं आया तो स्थिति बिगड़ सकती है। मैं कहता हूं, तुरंत शहर से डॉक्टर बुलवाइए, वरना देर हो जाएगी। बेटा, मेरी बात मानो। ये शेषा का श्राप है। अब सिर्फ बाबा जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। उनके पास चलो। मैंने कार्तिक की कुंडली देखी है। उस पर एक ऐसा भयानक श्राप लगा है कि अगर समय रहते उपाय न हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। यह श्राप मिटेगा, लेकिन एक ही तरीके से, जब कोई रूपवती कन्या उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारेगी, तभी वह होश में आएगा और श्राप टूट जाएगा। पर बाबा जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा अजीब श्राप मैंने कभी नहीं सुना। भला ये कैसा श्राप है? यह श्राप बहुत पुराना है बेटी। 100 साल पहले भी यह श्राप एक राजकुमार पर लगा था। तब तक वो नहीं जागा जब तक एक सुंदर कन्या ने उसे थप्पड़ नहीं मारा। ये कर्मों का खेल है। माँ, बाबा जी ने क्या कहा? रमा ऋषि को पूरी बात बताती है। ऋषि तुरंत सरपंच जी को फोन पर सब कुछ बताता है। अगर बाबा जी ने कहा है तो सच ही होगा। तुम चिंता मत करो। हम गांव की और आसपास की सभी लड़कियों को तुम्हारे घर बुलवा लेते हैं। सुना है सब लड़कियों को कार्तिक के घर बुलाया गया है, वो भी उसे थप्पड़ मारने के लिए। अरे हाँ, और उसके लिए 500 रुपए भी मिल रहे हैं हर लड़की को। सुना है कार्तिक को कोई श्राप लगा है। थोड़ी ही देर में कार्तिक के घर लड़कियों की लंबी लाइन लग गई। हर कोई
बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब उनकी बारी आए और वो कार्तिक को जोरदार थप्पड़ मारकर उसका श्राप तोड़े। देखना, वो मेरे ही थप्पड़ से उठेगा। ऐसा जोरदार थप्पड़ मारूंगी कि तुरंत उठ जाएगा। मुझे तो इस शाप वाप पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं तो पैसों के लिए आई हूँ। ऐसा बढ़िया ऑफर तो पहली बार मिला है। मुझे तो लगता है कि कार्तिक नाटक कर रहा है ताकि उसे स्कूल न जाना पड़े। थप्पड़ मारने का सिलसिला शुरू होता है। मेरे थप्पड़ से तो नहीं उठा, तुम कोशिश करके देखो। अरे, तुम तो दोबारा लाइन में आ गई। पहले मौका मिला था ना। आजकल 500 में क्या होता है, कम से कम 1000 तो मिलने चाहिए। इतना बड़ा शाप तोड़ना है। हाँ हाँ, ये बात भी सही है। अभी और सज धज कर आती हूँ, फिर देखना। लगता है ये मेकअप करना भूल गई, इसीलिए असर नहीं हुआ। अरे वाह, आ गई मैडम मेकअप करके। अब तो थप्पड़ में भी ग्लैमरस असर होगा। सरपंच जी, अब तो सारी लड़कियां थप्पड़ मार के चली गईं, पर कार्तिक अभी तक नहीं उठा। मैंने सुना है पास के शहर में एक बहुत सुंदर कन्या है। आप जाकर एक बार उससे बात करिए, शायद वही मदद कर सके। लक्ष्मी तुरंत शहर जाकर स्वीटी से मिलती है। मुझे श्राप व्राप पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अरे ये उठ क्यों नहीं रहा? और थप्पड़ मार के देखती हूँ। अभी भी नहीं उठा, कुछ और ट्राई करती हूँ। उप्स, मुझे तो लगा था ये उठ जाएगा, पर इसकी तो आत्मा ही शरीर से निकल गई। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था तुम मर जाओगे। मैं तो बस तुम्हें उठाने की कोशिश कर। घबराओ मत, मैं जिंदा हूं। अगर तुम जिंदा हो तो ये कौन है? मैं सब कुछ बताऊंगा, पर पहले तुम बताओ, क्या तुम कोई मरमेड हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे नहीं, मैं कोई मरमेड नहीं हूँ। मेरे कपड़े ऐसे ही हैं। और मैं यहाँ कार्तिक को थप्पड़ मार रही थी ताकि इसका श्राप टूट जाए और ये उठ जाए। अरे, ये कहाँ गायब हो गया? तुम तो सच में भूत हो। रुको, वरना तुम पर जादू कर दूंगा। मेरी बात सुनो मरमेड। मैं मरमेड नहीं हूँ। और मैं कोई भूत नहीं हूँ। अब मेरी बात सुनो। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, पर पिताजी इसके लिए नहीं मानते, क्योंकि वो चाहते हैं मैं उनका कारोबार संभालूं। मेरा जन्मदिन आने वाला था और साथ ही मेरा एंट्रेंस एग्जाम भी करीब था। मैं इन्हीं सब चीजों में उलझा हुआ था कि अचानक मेरे दोस्तों ने बताया, गांव में मेरे जन्मदिन को लेकर खूब चर्चा हो रही है। वजह थी शेषा। लोगों का कहना था कि उसने मुझे कोई श्राप दिया है। यह सुनते ही मैं सीधे शेषा के पास पहुंचा, सच्चाई जानने के लिए। शेषा ने हंसते हुए कहा, अरे वो तो मैंने गुस्से में यूं ही कह दिया था, वो कोई श्राप नहीं था। मैं थोड़ा सुकून में आया, फिर मैंने उसे अपनी प्रॉब्लम बताई और मदद मांगी। शेषा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने एक जादू किया और मेरी एक हूबहू कॉपी बना दी। वो कोई आम कॉपी नहीं थी। वो एक ऐसा बहन था जो सिर्फ दिखता ही नहीं था, बल्कि छूने पर असली इंसान जैसा महसूस होता था। जब मैं परीक्षा देने गया, तब वो बहन घर पर मेरे बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। समझ गई। तो अब मुझे क्या करना है? तुम जाकर सबको बता दो कि मैं तुम्हारे थप्पड़ से जाग गया हूँ। क्या हुआ स्वीटी? चिंता मत कीजिए, कार्तिक उठ गया है। रमा और लक्ष्मी खुशी से कार्तिक के कमरे की ओर भागती हैं। उठ गया मेरा बेटा। तुझे पता है हम कितने डर गए थे?
रमा और लक्ष्मी फिर से जन्मदिन की तैयारी करने लगते हैं। धन्यवाद शेषा आंटी, आपकी वजह से मैं एग्जाम दे पाया। तुम यहाँ क्यों आए हो, कार्तिक? आपको मेरे जन्मदिन की पार्टी में बुलाने आया हूँ। मुझे कभी कोई कहीं नहीं बुलाता। क्या आपने सच में अपने पापा को कुएं में फेंका था? मैंने नहीं किया, पर मेरी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया। सबने बाबाजी की बात मानी। समझ गया। आप बस शाम को मेरे घर आ जाइए, बाकी सब मैं देख लूंगा। शेषा कार्तिक के घर पहुंच जाती है। तभी वहां बाबाजी आते हैं। शेषा, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? बाबा, तूने ही मेरे पिताजी को मारा है। मैंने जादू से पता किया है। हाँ, मैंने ही उसे मारा है, क्योंकि वो तुझे पढ़ाना चाहता था, स्कूल भेजना चाहता था। और अगर तू पढ़ती तो गांव की बाकी लड़कियां भी पढ़ती। फिर मेरा ये छोटा मोटा टोना टोटका कौन देखने आता? झूठी बातें कौन सुनता? और तू जादू भी सीख रही थी, तो मेरे लिए तो बड़ा कंपटीशन हो जाता। इसलिए मैंने दोनों को रास्ते से हटा दिया। अच्छा, तो तू सबको बताने आई है। उस दिन की तरह आज भी कोई तेरी बात नहीं मानेगा। मेरी नहीं, पर तेरी बात तो मानेंगे ना, बाबा? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि हमने सब सुन लिया है। हरिदास, तेरे कहने पर मैंने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया। सरपंच जी, अब आप ही इसका फैसला कीजिए। हरिदास, तेरी असलियत आज सबके सामने आ गई है। अब तू इस गांव में रहने लायक नहीं बचा। निकल जा यहां से। और याद रख, अब इस गांव में कोई तेरा चेहरा देखना भी नहीं चाहेगा, तेरा नाम लेना भी पाप समझेगा। मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तेरी मासूम आंखों में झूठ देखा और उस पाखंडी की बातों में सच। मैंने अपनी ही बेटी को घर से निकाल दिया। शेषा, हमें भी माफ कर दो। हमने तुम्हें बिना सुने गलत समझा, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। शेषा सभी को माफ कर देती है और पूरा परिवार साथ में खुशी खुशी कार्तिक का जन्मदिन मनाता है। दादी माँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, पिताजी का कारोबार छोटी संभाल लेगी। हाँ, मेरा कार्तिक जो चाहे वो बनेगा। मैं भी देखती हूँ कौन रोकेगा।